प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग अपनी पुस्तक एनसीईआरटी के प्रश्न नंबर 17 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने उसमें हल किया था क्वेश्चन नंबर 16 तक पिछले अंक में। अब इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक पत्थर जो है 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है और जिस समय वह पत्थर गिराया जाता है ठीक उसी समय एक पत्थर जो है नीचे से फेंका जाता है ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर। तो पूछ रहा है कि वह दोनों कब और कहाँ रास्ते में मिलेंगे, यानी टकराएंगे कब। तो इसमें हमें यही बात ध्यान देने की है। क्वेश्चन को हमने पहले से ही सॉल्व कर दिया है बोर्ड पर। तो जब ये पहला पत्थर यानी पहली बॉडी जो है ऊपर से गिरेगी नीचे के लिए, तो जब ऊपर से गिरेगी तो जितने समय में ये ऊपर वाला पत्थर नीचे आएगा इतनी दूरी पर, मान लीजिए कि ये ऊपर से x मीटर जब ये नीचे पहुंच जाता है यहाँ पर, तब ये वाला भी उतने समय में ही यहाँ पे पहुंचेगा, तभी दोनों टकराएंगे, अदरवाइज टकरा नहीं सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि ऊपर से x मीटर नीचे आता है और तब ये क्लियर बात है कि 100 - x मीटर ऊपर ये नीचे से जो फेंका गया है वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लें तब वो दोनों समय बराबर होंगे। t समय के बाद दोनों इस बिंदु पर मिलते हैं। तो t समय के बाद जितनी दूरी ये तय करेगा, जितना ये चलेगा उतने ही समय में ये इतनी दूरी तय कर लेगा। तो गति के द्वितीय समीकरण से पहली पत्थर के लिए x बराबर ut प्लस हाफ GT², तो x बराबर हो गया 1/2 GT²। क्यों? क्योंकि इसके लिए u का मान जो है 0 है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 कर दिया है, जहाँ g जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। अब दूसरी पत्थर के लिए तो 100 - x बराबर ut माइनस हाफ GT²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें t की वैल्यू नहीं पता है, t की वैल्यू निकालना है कितने समय बाद मिलेंगे। तो 100, अब x की जगह पे समीकरण नंबर 1 से x बराबर 1/2 GT² यहाँ पे रख देंगे इसमें। तो 100 - 1/2 GT² बराबर u की वैल्यू इसकी 25 प्रारंभिक है, उससे रख देंगे और ये माइनस हाफ GT², तो माइनस हाफ GT² माइनस हाफ GT² दोनों वो रहे कट जाएगा। तो 25t बराबर हो जाएगा 100, या t बराबर हो गया 100/25 यानी 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद ये जितना एज आएगी उतना जो है ये ऊपर पहुंचेगी उतने 4 सेकंड में ही। तो तय की गई दूरी हम निकाल लेंगे, x बराबर हाफ GT², g का मान यहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे। तो 1/2 10 गुणा 4 का वर्ग, या x बराबर 1/2 10 गुणा 4 का वर्ग 16, 2 से 16 कट गया 8, 2 8 16 और 10 8 80, यानी x बराबर 80। यह ऊपर से 80 मीटर चल देगी, तो क्लियर बात है कि नीचे से 20 मीटर चढ़ेगी, तब जा कर के दोनों टकरा जाएंगे। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि एक गेंद जो है ऊपर को ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी जाती है और फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड में वापस आ जाती है। तो पता करना है क्या कि वह स्पीड पता करनी है, वह वेग पता करना है जिससे वह ऊपर को फेंकी गई थी। और दूसरा पॉइंट प्राप्त करना है कि वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी।
यानी वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगी वह हमें ज्ञात करना है। और तीसरा आर्टिकल ज्ञात करना है कि फेंके जाने के 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन कहाँ होगी, यानी वो कहाँ पर होगी। तो इसका हम लोग बना लेते हैं ये छोटा सा हिसाब किताब। मान लीजिए कि गेंद यहाँ से फेंकी गई, अब ये ऊपर को जा रही है, अधिकतम यहाँ तक पहुँची, अब ये यहाँ से फिर नीचे को आएगी। अब नीचे फेंकने वाले के हाथ में ये टोटल जो है 6 सेकंड, कुल समय दिया है, कुल समय बराबर 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये फेंकने वाले के हाथ में आ जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 सेकंड में यहाँ तक पहुंची और अगले 3 सेकंड में ये उतर करके इसके हाथ में आ जाएगी, फेंकने वाले के हाथ में। तो कुल इस प्रकार से 6 सेकंड हो गया। जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा ऊपर से नीचे को आने में। अब यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि यह किस वेग से ऊपर को फेंकी गई थी, किस स्पीड से फेंकी गई थी, तो उसको हम लोग निकालेंगे। तो ए से बी तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। अब मान लीजिए कि यह जो है u वेग से फेंकी गई, माना गेंद u वेग से फेंकी गई ऊपर की ओर, u वेग से फेंकी गई। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान नहीं दिया गया है, तो हम लोग चाहे तो इसमें 10 मान लीजिए, चाहे 9.8 मान लीजिए, थोड़ा सा अंतर आएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो v बराबर u माइनस GT, यहाँ v जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगी तो तब तक चढ़ती जाएगी अधिकतम ऊंचाई तक जब तक कि इसका वेग जो है 0 नहीं हो जाएगा। 0 होने के बाद ये जो है वहाँ से नीचे की ओर उतरेगी। तो v बराबर 0, 0 बराबर u माइनस 9.8 इंटू 3। तो यह u बराबर आ जाएगा 3 8 24 और 3 9 27 2 29, 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। इसका मतलब ये गेंद ऊपर को फेंकी गई। अब अधिकतम ऊंचाई ये कितना तय करेगी, तो अधिकतम ऊंचाई तय करने के लिए हम लोग लगा देंगे फार्मूला h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा करके आप अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक वेग हमें मालूम हो गया कि किस वेग से ये ऊपर को फेंकी गई थी। अब अधिकतम ऊंचाई,
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। u का v का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि तब अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0, अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो v का मान हम लोग ये रखेंगे जो निकाले हैं, चाहे 9.8 गुणा 3 रख दीजिए। तो 9.8 गुणा 3 का वर्ग बराबर 2 गुणा 9.8 गुणा h। इस प्रकार से जब हम लोग h निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे, 9.8 गुणा 9.8 गुणा 3 बटा 2 गुणा 9.8। अब ये 9.8 इस एक 9.8 को खत्म कर देगा और ये 2 इसको काट करके 4.9 बना देगा। अब 4.9 में हम 9 का गुणा कर देंगे, 4.9 गुणा 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 9 9 81 और 9 चौक 36 8 44.1 मीटर। यानी गेंद जो है अधिकतम ऊंचाई 44.1 मीटर तक चढ़ेगी। अब उसके बाद पूछ रहा इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद ये कहाँ होगी, ध्यान दो, 3 सेकंड पर ये यहाँ पर। अब उसके बाद 1 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी, मान लीजिए कि ये सी बिंदु पर पहुंचती है और इसकी दूरी जो है वो x है। तो यहाँ पे अब प्रारंभिक वेग u बराबर हम 0 ले लेंगे और t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड तो यहाँ से ऊपर तक जाने में लगा। अब 3 सेकंड के बाद ये उतरना शुरू करेगी नीचे। अब ये 4 सेकंड यहाँ पर होगा आकर के, तो t का मान 1 सेकंड हम रखेंगे और u का मान 0 रखेंगे और g का मान 9.8 रखेंगे। तो जो पहला समीकरण है v दूसरा समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो x बराबर u का मान 0 गुणा t का मान 1 प्लस 1/2 गुणा g का मान 9.8 गुणा t का मान 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4.9, यानी x बराबर आ गया 4.9 मीटर। यह ऊपर से 4.9 मीटर नीचे आ चुकेगी 4 सेकंड में, फेंके जाने के 4 सेकंड के बाद, क्योंकि 3 सेकंड में ये 44.1 मीटर चढ़ जाएगी और उसके बाद वहां से उतरना शुरू करेगी, तो ये जो है आ जाएगी आपका 4.9 मीटर नीचे। इस प्रकार इसके ये तीनों भाग हो गए। अब जो प्रोजेक्टिंग वेग है वो जो है 29.4 मीटर पर सेकंड, अधिकतम ऊंचाई जो कितनी ऊंचाई तक गेंद चढ़ेगी वो 44.1 मीटर, और अगले 4 सेकंड में ये कहाँ तक आ जाएगी, ये अगले 4 सेकंड में 4.9 मीटर नीचे आ जाएगी। इस प्रकार ये हमारा 18वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम 19वां क्वेश्चन करेंगे। उन्नीसवें क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर जो उत्प्लावन बल लगता है उसकी दिशा किधर को होती है। तो इसके विषय में हम लोगों ने अपने पिछले कई अंकों में इसका चर्चा किया था। जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है या जल भरा हुआ है। अब इसमें जब हम कोई बॉडी डालते हैं तो वो बॉडी के ऊपर जो
बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल है, तो हम जानते हैं कि वो जस्ट ऊपर की ओर लगता है। ये इस प्रकार ये बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल, जो वस्तु डुबाई जाती है किसी द्रव में तो वह ऊपर की ओर उत्प्लावन बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। ये है इसकी डायरेक्शन या दिशा। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कि जब किसी प्लास्टिक के गुटके को पानी के अंदर नीचे डुबाया जाता है तो वह छोड़ देने के बाद ऊपर क्यों आ जाता है। इसी को मान लीजिए कि ये हाथ से दबाया गया है और जब हम हाथ हटा लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। प्लास्टिक का ब्लॉक है, प्लास्टिक का गुटका है, वो अंदर जल में डाला गया है। तो पूछ रहा है कि जब हम हाथ हटा लेते हैं यानी बल हटा लेते हैं तो वह ऊपर क्यों आ जाता है। तो वह क्लियर बात है कि उसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए उस पर जो उत्प्लावन बल लगाया जाता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक होता है, इसलिए वह ब्लॉक जो है, गुटका जो है पानी के ऊपर आ जाता है। ये इतना इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि 50 ग्राम का एक पदार्थ जो है उसका आयतन 20 घन सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि अगर पानी का घनत्व 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो तो पूछ रहा है कि क्या पदार्थ डूब जाएगा कि तैरेगा। अब इसमें तैरने के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो डालने पे डूब जाएगी, और अगर उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो ऊपर उठ के तैरेगी, और अगर उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है तो वो डूबी हुई तैरेगी। ये 3 कंडीशन थी। इन्हीं 3 कंडीशन में अब हम सबसे पहले इस वस्तु का घनत्व निकालेंगे। तो पदार्थ का घनत्व B बराबर m/v, जहाँ v जो है उसका वॉल्यूम या आयतन है। m दिया है, m बराबर 50 ग्राम, तो 50 बटा आयतन दिया हुआ है 20 घन सेंटीमीटर। तो ये निकालते हैं, तो जब इसको हम निकालेंगे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं पानी का घनत्व 1 होता है और 1 होने के नाते इसका घनत्व अधिक है, इसलिए यह पदार्थ जो है वो पानी में सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। ये इसका आंसर हुआ, और ये जो है उतरा करके तैरेगा नहीं। तो इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, 22। इसमें उसी प्रकार से है कि एक पैकेट है जिसका वजन द्रव्यमान जो है 500 ग्राम का है और उसका आयतन जो है 350 घन सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि यह पैकेट जो है पानी में डूब जाएगा कि तैरेगा, और इसका मास क्या होगा, इसके द्वारा हटाए गए पानी का मास क्या होगा यानी द्रव्यमान उसका क्या होगा। तो इसमें हम पहले तो इसका घनत्व निकाल लेते हैं। पैकेट का घनत्व D बराबर m/v, और m जो है आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम बटा आयतन इसका जो है 350 घन सेंटीमीटर। तो ये भी हम देख रहे हैं कि 5 से काट दें, 5 दहम 50, 5 सत्ते 35, 10/7 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर हो गया। ये भी 1 से ज़्यादा है, इसलिए पैकेट डूब जाएगा। अब जब पैकेट डूब जाएगा तो पैकेट के डूबने से जो पानी हटेगा उस पानी का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये तो हटाएगा अपने आयतन के बराबर पानी। तो हटाए गए जल का द्रव्यमान m बराबर v गुणा d, और m जो v जो है वो पैकेट के आयतन के बराबर ही पानी का आयतन होगा, क्योंकि पूरा पैकेट डूब जा रहा है। तो वो हो जाएगा 350 और गुणा पानी का घनत्व 1 होता है, तो ये आ गया 350 ग्राम। तो पैकेट जो है जब पानी में डूबेगा तो 350 ग्राम पानी हटाएगा। इस प्रकार हम लोगों का ये पाठ जो है अपने समापन की ओर पहुंचा। अब हम अपने अगले अंक में अगले पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे।